Hello friends, welcome to my channel AJ Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture. Physics chapter will be alternating current and today's topic will be transformer. ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में वैसे भी कुछ है नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफ़ी आसान चैप्टर है, उसका वेटेज भी आपका काफ़ी अधिक है। आज का जो आपका लास्ट टॉपिक है, अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, मैंने आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है ट्रांसफॉर्मर की डिफिनीशन, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से सिद्धांत पे आपका काम करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ उसका किस तरीके से होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं और उसके अंदर जो लॉसेज होते हैं वो कौन से लॉसेज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन क्या है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज या तो डिक्रीज करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। बात समझ में आ गई। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज या तो डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द वोल्टेज और डिक्रीज द वोल्टेज। अगर आपके पास 220 वोल्ट है, अगर आपके पास 220 वोल्ट, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कितने की आती है, 220 वोल्ट। अगर मुझे 220 वोल्ट से हमारा जो फोन की, हमारी जो मोबाइल होती है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो कितने वोल्ट की होती है, वो 5 वोल्ट की होती है। तो मुझे अभी बताओ, हमारे पास जो घरों में सप्लाई आती है वो होती है 220 वोल्ट, हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है वो होती है 5 वोल्ट की। तो क्या आप 220 वोल्ट से 5 वोल्ट को चार्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुरंत मोबाइल आपका ब्लास्ट हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। तो 220 से 5 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पर आप चार्जर लगाते हो ना, तो उस चार्जर के अंदर आपकी डिवाइस लगी होती है, उस डिवाइस को बोलते हो ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा। तो ये जो 220 वोल्ट है इसको कम करके कितना कर देगा, 5 वोल्ट। और जैसे ये वोल्टेज आपका 5 वोल्ट होगा वैसे आप अपने मोबाइल को क्या कर सकते हो, चार्ज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या हो गया, एक डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज या तो डिक्रीज करने का काम करती है। कितने टाइप्स का होता है, तो ट्रांसफार्मर आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को आपने मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करता हो, दैट ट्रांसफार्मर विच कॉल्ड स्टेप अप। और एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डिक्रीज करता हो उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन। बिल्कुल सिंपल है। तो स्टेप अप में क्या होगा, यहां पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। यहां पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करे उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डिक्रीज करे उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चार्जर के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। सीधी सी बात है, वो स्टेप डाउन होगा। अब आपके घरों में वो स्टेपलाइजर होता है, स्टेपलाइजर में आप वोल्टेज को कम कर देते हो तो उसके अंदर आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन आपका दोनों लगा होता है। ठीक है, डिफिनेशन आपको समझ में आ गई, लिख लोगे। टाइप्स क्या होता है वो आपको लिखना है। प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर आपका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरकत्व। ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, अब अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर में 6 में आपने पढ़ा है कि एक मान लो एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है हमारे पास, ये कॉइल को मैंने एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया और इस कॉइल को मैंने गैल्वेमीटर के साथ कनेक्ट किया। तो जैसे ही इस वाले कॉइल में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, यहाँ का फ्लक्स चेंज होता है और इसका फ्लक्स चेंज होने के कारण कुछ न कुछ इसका जो फ्लक्स है वो इसके साथ भी लिंक होगा तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा। अब अगर इसका फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस ईएमएफ के कारण यहाँ पर एक करंट जनरेट होगी,
उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। और ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरक होती है, यानी कि फर्स्ट वाले कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो दूसरे वाले कॉइल में भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इसके साथ इसमें लिंक रहता है वो भी चेंज होता है। कुछ ना कुछ ये बताओ, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइन इस तरीके से मिल रही है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से भी पास हो रही होगी ना। तो जब हम करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। इसका फ्लक्स अगर पहली वाली कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरकत्व। और अगर दूसरी वाली कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है और इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरकत्व। ये आपने चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। किसी को डाउट हो तो आप चैप्टर नंबर 6 आप देख लेना। शॉर्टकट केवल इतना समझ लो, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि दो कॉइल आपके पास है, पहली वाले कॉइल में अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, अगर दूसरे वाले कॉइल में भी कुछ चेंजेस आते हैं तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है? तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से लैमिनेटेड कोर लिया, आयरन की लैमिनेटेड कोर, लोहे की एक पतली प्लेट, ऐसे पतली पतली कई सारी प्लेट्स है, सबको मैंने कंबाइन किया। सबको मैंने कंबाइन करते करते इस तरीके से आपके पास प्लेट है और सबको आपने कंबाइन किया और सबको आपने इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है। तो आपके पास आयरन की पतली पतली प्लेट से सबको आपने कंबाइन करके, सबको आपने ऐड करके इस तरीके से आपने उसको फॉर्मेशन आपने उसका किया। ठीक है। अब बीच में यहां पे गैप है, डायग्राम इमेजिन करना। आप डायग्राम किस तरीके से, आपके पास एक इस तरीके से आयरन की प्लेट थी, बीच में कुछ पार्ट नहीं है। ठीक है, बीच में आपका गैप है, ढेर सारी आयरन की प्लेट से भी तो बीच में गैप, तो यहां पे आपने एक वायर टर्न किया, ये जो एक वायर इधर टर्न किया और एक वायर आपने इधर टर्न किया, तो एक वायर को आपने रैप किया इस साइड में और एक वायर को आपने रैप किया इस साइड में। वायर का एक टर्मिनल ये, वायर का एक टर्मिनल ये, इसको आपने एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया और यहां पे ये जो वायर है इसको आपने कनेक्ट किया जहां पर आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट। ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो गया। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। ये इनपुट एसी सिग्नल है आपके पास, इनपुट एसी सिग्नल, और ये क्या है आपके पास आउटपुट। यहां पर आप चाहो तो एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, ये लोड रेजिस्टेंस जहां पे आपको आउटपुट चाहिए वो हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये आयरन लैमिनेटेड कोर है, आयरन लैमिनेटेड कोर है। आपके पास आयरन की ढेर सारी पतली पतली प्लेट्स है, सबको आपने कंबाइंड किया तो इस तरीके से आपका बन गया। यहां पर आपने वायर टर्न किया ढेर सारा, तो उसको आपने बोल दिया प्राइमरी साइड, और यहां पर आपने वायर टर्न किया तो उसको आपने बोल दिया सेकेंडरी साइड। ये हो गई प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी। इसको आपने बोल दिया इस साइड में, इसको आपने बोल दिया प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको आपने बोल दिया सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां पर आपने कुछ ना कुछ नंबर, ये होता है इसका कंस्ट्रक्शन, सिंपल है, कुछ नहीं है। और यहां पे जो आप सिग्नल कनेक्ट करते हो वो एसी सिग्नल आपका होता है, एसी सिग्नल। ठीक है, यहां पर आपको आउटपुट चाहिए। वर्किंग किस तरीके से होता है, फॉर्मूला क्या है और लॉसेज क्या है वो हम देखते हैं। ठीक, इतना अगर आपने रफ किया हो तो इसको आप लिख लो, फिर मैं इसको यहाँ पे इस साइड में रफ करता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, प्राइमरी साइड में यहाँ पे जो टर्न्स हैं उसको मैंने सपोज किया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और यहाँ पे जितने टर्न्स हैं उसको मैंने सपोज किया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। क्लियर है? चल, यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा
यहाँ पर ये बताओ, ये एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है तो एसी आपकी फ्लक्चुएट वोल्टेज होती है। इस तरीके से वोल्टेज आपका लगातार चेंज होगा। वोल्टेज अगर आपका चेंज होगा तो यहाँ पे जो करंट है वो भी क्या होगी, लगातार चेंज होगी। अगर करंट अगर आपकी लगातार चेंज होगी तो करंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी आपका चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपका चेंज हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर उसी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो होगा सेल्फ इंडक्शन। अगर दूसरे वाले कॉइल में भी इंडक्शन ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। सब आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। तो ये एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज के कारण वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज होने के कारण यहाँ पे जो करंट फ्लो रही है करंट चेंज होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो चेंज, फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पर क्या जनरेट होगा आपका, ईएमएफ प्रोड्यूस आपका हो जाएगा। सीधी सी बात, यहां पर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मैंने यहां पे लैमिनेटेड कोर लिया है, आयरन की लैमिनेटेड कोर। आयरन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर देखो, अगर इस कॉइल में मैग्नेटिक, अगर इस कॉइल में करंट अगर आपका जनरेट हुआ, करंट अगर आपका इस कॉइल में फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये जो आयरन कोर है, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में क्लोज लूप, यानी कि अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ये एक क्लोज लूप बनाएगी। ये आयरन मैंने इसलिए लिया है ताकि जो आयरन है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ हाईली अट्रैक्ट करता है। तो यहां से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस फॉर्म में यहां पे इस तरीके से आपकी पास होगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से निकलेगी प्राइमरी कॉइल से, वो सब सारी की सारी कहां से पास होंगी, क्योंकि उनको बनाना तो क्लोज लूप है ना, तो वो सब आयरन इस प्लेट से होके कहां से, सेकेंडरी वाले कॉइल से होके कहां से पास होंगे ये, यानी कि देखो इस तरीके से आपका ये आपका एक क्लोज लूप आपका यहां पर एक फॉर्म आपका होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, इसका भी फ्लक्स चेंज होगा। इसके अंदर अब ये तो दोनों का जो चेंज इन फ्लक्स है वो सेम होगा कि नहीं, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर है, तो जितना फ्लक्स इसके अंदर होगा उतना ही फ्लक्स आपका इसके अंदर भी होगा। मतलब कि इसको, इसके फ्लक्स को मैंने सपोज किया फाई, और तो इसके भी फ्लक्स को मैंने कितना सपोज करूंगा, फाई। इसका ईएमएफ कितना, इस वाले कॉइल में मैंने ईएमएफ सपोज किया ईपी, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, और इसके अंदर के ईएमएफ को मैंने सपोज किया ईएस, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आ गई। अब ईएमएफ इसके अंदर कितना प्रोड्यूस होगा ये बताओ, तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास है एन डी फाइव पावर डी टी। अगर मैं प्राइमरी वाली कॉइल की बात करता हूं तो ईपी इज इक्वल टू एनपी डी फाइव बाई डी टी। सीधी सी बात है, प्राइमरी वाले कॉइल में चेंज इन ईएमएफ इज इक्वल टू एनपी डी फाइव बाई डी टी। सेकेंडरी वाली कॉइल की बात करता हूं तो ईएस इज इक्वल टू एनएस डी फाइव बाई डी टी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करो। दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो मैंने यहां पे लिखा ईएस अपॉन ईपी शुड बी इक्वल टू एनएस डी फाइव अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई एनपी डी फाइव अपॉन डी टी। डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कैंसिल, ये आपका आ जाएगा ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ये एक रेशियो आ गया, ये एक रेशियो आपका आ गया, ठीक है। अब ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, ये एक रेशियो आ गया। अब अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ, आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हुआ, आदर्श ट्रांसफार्मर अगर ये हुआ तो पावर आपका सेम होगा, पावर लॉस आपका नहीं होगा। बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली पावर कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, 100% पावर आपका लॉस होगा। बट अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ तो जितना पावर ये यहाँ पे क्रिएट करेगा उतना ही पावर लॉस आपका नहीं होगा। जितना पावर आपका यहाँ पर होगा उतना ही पावर आपका यहाँ पर होगा। तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, मतलब कि अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट का जो पावर है वही पावर किसका होगा, आपका आउटपुट का। और पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, तो इनपुट में वोल्टेज कितना है EP, और इनपुट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने नाम दिया IP, और यहां की जो करंट है उसको मैंने नाम दिया IS। आउटपुट का पावर कितना है, तो यहां का वोल्टेज ES, करंट कितनी IS, तो ES इंटू IS। EP को इधर करो तो इसको मैंने लिखा IP अपॉन IS इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो तो ES अपॉन EP। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ES अपॉन EP
इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी की जगह पे आप आई पी अपॉन आई एस लिख सकते हो, तो आई पी अपॉन आई एस। ये जो रेशियो होता है इन तीनों का, इसको हमने बोल दिया आर, और आर को आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मर अनुपात। बिल्कुल याद रखना, आपके न्यूमेरिकल में ये काम आएगा कि आर क्या होता है। तो ऊपर देखो सेकेंडरी के लिए मैंने लिखा है, और करंट की बात करोगे तो करंट के लिए आईपी आ जाएगा, प्राइमरी की बात आ जाएगी। तो इस रेशियो को हम बोलेंगे क्या, आर। यहीं पे एक दो कंडीशन आती है, इफ आर इज ग्रेटर देन 1, बात समझना, अगर आर की वैल्यू 1 से अधिक हो, आर की वैल्यू 1 से अधिक हो, ये बताओ अगर आर 1 से अधिक हो, यानी कि इफ आर इज ग्रेटर देन 1, ये बताओ तो ई एस बाई ई पी is also greater than 1 and ns by np is also greater than 1, क्योंकि r तो r की वैल्यू सेम ही है। ये तो ये इधर आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो es is greater than ep, और इसको क्या लिख सकते हो आप, ns is greater than np। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ r इज ग्रेटर देन 1, es इज ग्रेटर देन ep, यानी कि जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो अधिक है, यहां का वोल्टेज अधिक है, यहां का वोल्टेज कम है। ये तो यहां का वोल्टेज अधिक है, मतलब कि जो आपको आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है वो आपको अधिक मिल रहा है। आउटपुट का वोल्टेज अधिक है, इनपुट का वोल्टेज कम है। ये तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, आउटपुट में वोल्टेज अधिक में अधिक है, मतलब ये ट्रांसफार्मर हुआ आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर आपका हो गया, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आप करोगे क्या, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए यहां पे आप कंडीशन देखो, आपको क्या मिल रहा है, ns इज ग्रेटर देन np, यानी कि जो सेकेंडरी की जो वाइंडिंग है वो अधिक है, np की जो वाइंडिंग है वो कम है। मतलब यहां पर आप बाइंडिंग अधिक करोगे, यहां पे बाइंडिंग क्या करोगे, कम करोगे। यहां पर आप अधिक बाइंडिंग कर दो और यहां पे बाइंडिंग आप कम कर दो, तो क्या होगा, आपका ये ट्रांसफार्मर बन जाएगा। कौन सा स्टेप है, मान लो कि यहां पर आपने 20 बाइंडिंग किया 20 टर्न, तो अगर आपने यहां पर 50 बाइंडिंग किया तो यहां की बाइंडिंग अधिक है, तो यहां पे ये जो ट्रांसफार्मर होगा, ये कौन सा ट्रांसफार्मर आपका होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये आपको समझ में आया। अब यहीं पे अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या होगा आपका, बताओ दूसरी कंडीशन। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इफ आर इज लेस देन 1, ये बताओ अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये आपका लेस देन 1 होगा, यानी कि ES बाई EP इज ऑल्सो लेस देन 1 एंड NS बाई NP इज ऑल्सो लेस देन 1। इसको इधर कर दो, ये आपका हो जाएगा ES EP ये, और ये आपका हो जाएगा NS NP। प्राइमरी की वाइंडिंग अधिक है, सेकेंडरी की प्राइमरी का वोल्टेज अधिक है, सेकेंडरी का वोल्टेज कम है, यानी कि यहां का वोल्टेज कम है। मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या करोगे, आपको वाइंडिंग कहां की कम रखनी पड़ेगी, सेकेंडरी की वाइंडिंग कम है, प्राइमरी की वाइंडिंग अधिक है। यानी कि अगर आपने प्राइमरी में वाइंडिंग अधिक की है, यहाँ की वाइंडिंग कम की है, तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन। तो आपको ये तो पता चल गया कि स्टेप अप कैसे बनाओगे, स्टेप डाउन कैसे बनाओगे। स्टेप अप बनाने के लिए क्या करोगे, सेकेंडरी की वाइंडिंग अधिक कर दो, और स्टेप डाउन बनाने के लिए क्या करो, प्राइमरी की वाइंडिंग अधिक कर दो, बस सिंपल। बात समझ में आ गया। तो ये तो हो गया ही फॉर्मूले की बात, ये हो गया ट्रांसफार्मर रेशियो। अब इसमें लॉसेज कौन कौन से होते हैं, तो लॉसेज इसमें देखो कौन कौन से लॉस इसमें होंगे। सबसे जो पहला जो लॉस होगा वो होता है लॉस ड्यू टू द रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के कारण इसमें जो हानि होगी, ये बताओ, ये एक वायर है, वायर में अगर आपका करंट फ्लो होगा, अगर वायर में अगर आपका करंट फ्लो होगा तो P = I²R के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लॉस होगा आपका 100% कन्फर्म। वायर में अगर आपका करंट फ्लो होगा तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसमें उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका 101% आपका लॉस आपका होना ही होना है। यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर, ये हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर आपका नहीं होगा। करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, आपका लॉस आपका 101% आपका लॉस होना ही होना है। ठीक है, तो एक तो लॉस हो गया ये। दूसरा जो लॉस होता है वो होता है आपका है एडी लॉस, एडी करंट लॉस, एडी धारा हानि।
एडी लॉस का मतलब क्या हुआ ये बताओ। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है। अब अगर इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कंडक्टर के अंदर भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर के इनसाइड में, इसके ऊपर जो वायर टर्न हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो भी आपका, उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो वो भी आपका उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण वो चार्ज भी आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वहां भी आपका लॉस आपका होने लगेगा, एडी लॉस। ठीक है, ये हो गया। तीसरा आपका आता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिंदी में आप इसको यही बोलोगे हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच।